Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 video of the story of village Palampur, class 9, chapter 1, economics, NCERT. In this video we are going to continue from this second part. Is there a way one can grow more from the same land? मतलब क्या कोई ऐसी वे है जिससे कि एक बंदा उसी सेम लैंड पर ज़्यादा ग्रो कर सके? पालमपुर में जिस टाइप की क्रॉप्स ग्रो करती हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं पालमपुर में, वो उत्तर प्रदेश की एक वेस्टर्न पार्ट में स्टेट और विलेज वगैरह है, वो वहाँ को रिसेंबल करती है. वहाँ से थोड़ी ऐसे जैसे वो विलेज है वैसे ही ये पालमपुर भी विलेज है. सारी क्रॉप्स मोस्टली जो विलेज उत्तर प्रदेश वाले विलेज में होती है वो इसमें रिसेंबल की है. जो पालमपुर है वहाँ पे लैंड ऐसे खाली नहीं छोड़ा हुआ, हर लैंड पे कल्टीवेशन होती है. जो रेनी सीज़न है उसमें जो फार्मर्स हैं वो ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं. ये कैटल फीड यानी कि ये ऐसे जो कैटल वगैरह होती हैं उन्हें फीड कराते हैं, उन्हें खाने के लिए देते हैं. कैटल का खाना जैसे फॉडर वगैरह होता है. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो. ये पोटैटो की कल्टीवेशन भी होती है अक्टूबर और दिसंबर में. उसके बाद विंटर सीजन में राबी क्रॉप्स ग्रो होती हैं. जो फील्ड होती है उस पर वीट से कवर होती है फील्ड. और फार्मर उतनी वीट प्रोड्यूस करते हैं जितनी उनके फैमिली के लिए भी इनफ हो, उनकी अच्छे से फैमिली का खाना पीना हो जाए. और फिर जो वीट बचे उससे वो रायगंज की मार्केट में सेल कर दे जिससे कि उन्हें पैसा मिलेगा. और जो लैंड ऐसे बचता है वहाँ पर शुगर केन यानी कि गन्ने की हार्वेस्टिंग वगैरह होती है. शुगर केन जो जागरी होती है उसकी रॉ फॉर्म है और ये शाहपुर में भी मिलती है. शाहपुर में सेल वगैरह करते हैं ट्रेडर्स. जो मेन रीज़न है फार्मर्स का, मतलब फार्मर्स किस वजह से एक ही फील्ड पे एक साल में 3 डिफरेंट क्रॉप्स उगा पाते हैं, वो है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. वहाँ का जो इरिगेशन का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है. इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है अच्छी खासी. पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है. पर्शियन व्हील्स यूज़ होते थे पहले, यानी जिसे ऐसे एक मशीन सी होती है उसमें से वेल में से वाटर वगैरह निकलता है. उसने पहले स्मॉल फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए वो निकालते थे इस मशीन के थ्रू, पर्शियन व्हील के थ्रू. उसके बाद लोगों ने इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया बड़ी फील्ड्स पर पानी पहुंचाने के लिए, बड़ी फील्ड्स तक. जो पहले कुछ ट्यूबवेल्स थी वो तो गवर्नमेंट ने लगाई. उसके बाद लोगों ने, जो फार्मर्स थे, उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी बना ली. और जो 1970 का मतलब 1970 के अंदर ही अंदर जो 200 हेक्टेयर्स का एरिया था वो पूरा इरिगेट हो गया था इन ट्यूबवेल्स के थ्रू. एक लैंड पर, एक पीस ऑफ लैंड पर एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है. मतलब ये एक लैंड है, इस पर इधर एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो और उसी के साथ दूसरी क्रॉप भी ग्रो कर रहे हो एक साल के अंदर ही अंदर. उसे हम टर्म देंगे मल्टीपल क्रॉपिंग. अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं तो फिर जो प्रोडक्शन है वीट वगैरह ऐसे क्रॉप्स की वो इंक्रीज़ होगी. काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं ये सब. और पालमपुर में लोग एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो उगाते हैं अपने लैंड पर. और कुछ लोग पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप भी ग्रो करते हैं. पोटैटो को थर्ड क्रॉप बना देते हैं, उसे भी ग्रो करते हैं. और ये सब ऐसे पास 15 to 20 ईयर्स, मतलब ऐसे 15 से 20 साल तक ये भी चलता आ रहा है. 15 से 20 साल हो गए. अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एक सेम लैंड से ही हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं. और उसके अलावा कुछ ऐसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी हैं. उसके बाद हमारा टर्म आता है यील्ड. यील्ड जो एक पर्टिकुलर सीज़न में जब हम एक पर्टिकुलर लैंड पर क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसे यील्ड बोलते हैं, उसे यील्ड की तरह मेजर करते हैं. जो 1960s थे उसमें जो सीड्स यूज़ होती थी वो थी ट्रेडिशनल वाली, जिनकी रिलेटिवली लो यील्ड्स थी. मतलब उनसे ज़्यादा ऐसी प्रोडक्शन खास नहीं होती थी.
और जो ट्रेडिशनल सीड्स थी उन्हें लेस इरिगेशन चाहिए होती थी, मतलब ज़्यादा उन्हें पानी वगैरह से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और फार्मर्स ऐसे नेचुरल मैन्योर को यूज़ करते थे फर्टिलाइजर्स के थ्रू, जैसे अब तो केमिकल्स वगैरह को यूज़ करते हैं, पहले फार्मर्स काउ डंग वगैरह को यूज़ करते थे। और ये फर्टिलाइज़र वगैरह तो ऐसे हर फार्मर्स के पास अवेलेबल होंगे, जिससे कि उन्हें फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने 1960 में एक HYV सीड्स इंट्रोड्यूस की, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस की, जिससे कि अगर हम इसे ट्रेडिशनल सीड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर इन HYV सीड्स से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी, ग्रेन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी और उसी सेम लैंड पर हम ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कर पाएंगे। HYV seeds however needing plenty of water and also chemical of fertilizers, लेकिन जो HYV seeds थी उन्हें ज़्यादा वाटर चाहिए होता था, लेकिन जैसे ट्रेडिशनल सीड्स को कम लेस इरिगेशन चाहिए होती थी, यानी कि लेस वाटर वगैरह, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल और वाटर वगैरह चाहिए होता था। पेस्टिसाइड्स, बेस्ट रिजल्ट्स अगर चाहिए फार्म में HYV सीड्स के थ्रू तो फिर केमिकल फर्टिलाइज़र्स, वाटर और पेस्टिसाइड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना होता था उसमें। जो ये हाई यील्ड्स वगैरह थी ये HYV सीड्स, मतलब अगर हमें ऐसे अच्छी प्रोडक्शन करनी है हाई यील्ड्स वाली तो फिर वो तभी पॉसिबल है जब हम HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह को यूज़ करेंगे ज़्यादा, और वाटर एक्सेट्रा में वाटर वगैरह आ जाएगा। और जो फार्मर्स थे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो फर्स्ट थे जिन्होंने ये HYV सीड्स का, ये हायर यील्ड्स वैराइटीज़ का ये सीड्स यूज़ की थी अपनी फार्मिंग में। इन फार्मर्स ने इरिगेशन में ट्यूबवेल्स यूज़ की, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ किया फार्मिंग में। और फिर ये लोग, इनमें से कुछ लोग मशीनरी वगैरह लाए, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, और जिससे कि प्लोइंग, हार्वेस्टिंग वगैरह इजी भी हो गई और उस फास्टर भी हो गई। और उन्हें एक रिवॉर्ड टाइप ऐसे मिला कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। अगर इन्होंने ये मेथड यूज़ किया जिस वजह से इनकी प्रोडक्शन वगैरह, ग्रेन्स की प्रोडक्शन सब ज़्यादा होगा। पहले जब लोग यानी फार्मर्स ट्रेडिशनल वेराइटीज़ यानी ट्रेडिशनल सीड्स वगैरह को यूज़ करते थे, उससे खाली 1300 kg की इतनी ग्रेन प्रोड्यूस हो पाती थी पर हेक्टेयर वो यूनिट है जिससे कि लैंड को मेजर करते हैं। लेकिन HYV सीड्स के यूज़, अगर जिन लोगों ने HYV सीड्स वगैरह यूज़ की उनकी हुई 3200 kg पर हेक्टेयर। तो HYV सीड्स से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, फार्मर्स इसी से प्रोडक्शन वगैरह करने लग गए, जिससे कि फार्मर्स के पास ज़्यादा वीट आई, तो फिर वो फैमिली के कंजप्शन में लग गई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वीट बचेगी तो वो मार्केट्स में सेल हो जाती थी, और ज़्यादा वीट मार्केट में सेल होंगी तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। थर्ड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज विल द लैंड सस्टेन, मतलब लैंड ऐसे चल पाएगा आगे। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इरिगेशन ऐसे फार्मिंग वगैरह करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो लैंड ही है। लैंड नहीं होगा तो कहाँ करोगे इरिगेशन, फार्मिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह। और जो ये हम इसका यूज़ करते हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के थ्रू, मतलब साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो आई हैं वो ये बताती हैं कि फार्मिंग मेथड्स वगैरह में इस नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज़ हुआ है, लैंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत सारे लगाए हैं लैंड के ऊपर। काफ़ी सारी जगहों पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हुआ, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल इनफर्टाइल हो गया, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो होता था वो ज़्यादा होता था। और जो ऐसे ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल वगैरह इरिगेशन किया, ग्राउंड वाटर ऐसे इतना ज़्यादा निकाला तो फिर ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो भी कम हुआ, ज़मीन ऐसे सूख गई, ड्रॉट वगैरह आता है जब ऐसे। और ऐसे ही सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई, ग्राउंड वाटर कम हो गया, जो कि ये सब अगर इन्वायरमेंट को बिल्ड करने में साल लग जाते हैं,
मिलियन मिलियन साल लग जाते हैं। और ये अगर एक बार ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सब चीज़ें वापस आने में। तो फिर हमें जो इन्वायरमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि लैंड होगा तभी आगे जाके एग्रीकल्चर होगा, और लैंड होगा तब हम उस पर रह पाएंगे। Fourth section of this chapter is how is land distributed between the farmers of पालमपुर। हमने अब तक ये रियलाइज़ किया लैंड की इम्पोर्टेंस क्या है फार्मिंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग ऐसे एग्रीकल्चर करते हैं, इंगेज हैं एग्रीकल्चर के साथ, उन सब के पास जो लैंड का सफिशिएंट अमाउंट है ना वो नहीं है। मतलब उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है, जितना लैंड उन्हें चाहिए कल्टीवेशन के लिए उतना लैंड नहीं है। टोटल 450 फैमिलीज़ हैं पालमपुर में, उसका 1/3 यानी कि 150 फैमिलीज़, यानी 150 फैमिलीज़ उसमें से काफ़ी ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स। 150 फैमिलीज़ हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा दलित्स हैं ज़्यादातर। उनके पास लैंड है ही नहीं कल्टीवेशन करने के लिए। और फिर उन जिन जो फैमिली बच गई जिनके पास लैंड है उनमें से 240 फैमिलीज़ काफ़ी स्मॉल प्लॉट्स पर कल्टीवेशन करती हैं, जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम होता है। स्मॉल प्लॉट्स मतलब काफ़ी कम जगह होती है वो। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और जो 240 फैमिलीज़ हैं ये इतने छोटे से प्लॉट पर कर रही हैं, ये एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वगैरह कर रही हैं, तो उससे सफिशिएंट अमाउंट तो आएगी नहीं पैसों की, इसलिए ज़्यादा इनकम नहीं होती थी फार्मर की फैमिली की। इस पिक्चर में हम सब देख सकते हैं कि विलेज ऐसे छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइडेड है, जिसमें लोग फार्मिंग वगैरह और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। इसमें बुलॉक कार्ट वगैरह से फार्मिंग हो रही है। इसमें भी ये सब ऐसे छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइडेड है। ये सारे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास कम प्लॉट है, ज़्यादा लैंड नहीं है इनके पास। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड जो आधे से ज़्यादा विलेज में जो प्लॉट्स हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के हैं। उनमें से जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज फैमिलीज़ हैं उनमें से देखो पहले 60 फैमिलीज़ वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हैं, जो कि 2 हेक्टेयर के लैंड से भी ज़्यादा पर कल्टीवेशन करती हैं। और उनमें से जो लार्ज फार्मर्स हैं, कुछ लार्ज फार्मर्स ऐसे हैं जो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड पर कल्टीवेशन करते हैं। और वो ज़्यादा लैंड पर कल्टीवेशन करते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो फिर उनका अच्छे घर भी ऐसे बढ़िया बढ़िया होंगे। Now part 2 is over. In my next video we are going to continue from the section 5 of this chapter. I hope you all are doing fine. Thank you so much.